गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे। व्यूअर्स, हमारी आज की गेस्ट रहती तो अपने घर में हैं, लेकिन उनके असरार हर घर में मौजूद हैं। उनसे ना सिर्फ मैं और मेरे घर का लाउंज, बल्कि आप और आपके घर का लाउंज भी महफूज नहीं है। एक ही वक्त में कई चैनल्स पे दिखाई देती हैं वो। ना 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 ना, गलत सोच रहे हैं आप। वो कोई अदाकारा नहीं है, ना ही न्यूज कास्टर है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है कि एक ही वक्त में 3-3, 4-4 चैनल्स पे बैठ के अपनी तनख्वाह हलाल और हमारी जिंदगियां हराम करती थी। तो फिर कौन है वो? सोचिए सोचिए, कौन है वो? आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, दिखाते हैं और ढेरों बातें करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में, जो कि हम बाद में डालेंगे, उनको बुलाते हैं। क्या नाम है उनका? नाजिश परवीन अख्तर। नवाजिश? नाजिश परवीन। हाँ नहीं, नाजिश परवीन अख्तर साहिबा। आपकी बहुत सारी तालियों में, तालियां बाद में डाल लेना। आइए। सॉरी एक्सक्यूज मी। तशरीफ रखिए। जी जी, एक सेकंड। हाँ, थैंक यू। जी। असल में मेरे ना पैर में, एड़ी में कुछ तकलीफ हो गई। ओहो। ये जो जूता है ना, इसकी वजह से कुछ, आपको तो मालूम है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। अरे माशाल्लाह, आपने भी तो खूबसूरत दिखने में आज एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे आज शो में जाना है। एकदम छींक सी आई, मेमोरी मेरी ताज़ा हो गई और मैंने कहा हाय अल्लाह, मुझे तो टेलीविजन जाना था। तो मैं यूं ही चली आई। अरे ये तो आपकी नवाजिश है। आज वैसे मैं नाजिश और नवाजिश में कुछ फंबल सा कर रहा हूँ। हम्बल से कर रहे हैं आप। वैसे एक बात बता दूं आपको, नाजिश भी आपकी और नवाजिश भी आपकी। अरे ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। अब ये मत कह दीजिएगा आपके। मैं बचपन से आपको देख रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो बचपन में कोई ड्रामा नहीं किया। नहीं, मैं आपके बचपन की बात नहीं कर रही मन से, मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। चलिए गुफ्तगू शुरू करते हैं। छोड़िए गुफ्तगू को, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, इससे पेट नहीं भर रहा आपका। चलिए ये बताइए कि कैसे लिख लेती हैं आप इतने सारे ड्रामा कि एक ही वक्त में 3-3, 4-4 चैनल्स पे सिर्फ आपका ही ड्रामा चल रहा होता है। व्यूअर्स, मोहतरमा नाजिश परवीन अख्तर साहिबा हमारे टीवी की ड्रामा निगार हैं। कमाल लिखती हैं और बेशुमार लिखती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनके हर तीसरे मुकालमे में लफ्ज तलाक जरूर होता है। ड्रामा तो एक तरफ, इनके 30 सेकंड के प्रोमो में भी लफ्ज तलाक और इनकी खातून जो अदाकारा होती हैं, उनको घसीटने का और धक्के देने का सीन तो जरूर और लाजमी होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। व्यूअर्स, ये अपनी किरदार औरत को रुलाती नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा रुलाती है। और जब तक ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, इनकी हीरोइन का रोना खत्म नहीं होता। और उसे देखकर हर दूसरे घर के टीवी लाउंज में बैठी इनकी फैन हिचकियां और फैन के मियां चीचियां भरते रहते हैं। सो सैटेलाइट की मदद से इनका रोना पूरी दुनिया में रोया जाता है। ऐसे ही है? बस आपकी नाजिश है, नहीं मेरा मतलब है आपकी नवाजिश है। लो, मैं भी फंबल हो गई एकदम से। व्यूअर्स, इनके ड्रामों में मर्दों को चाहे जितना मर्जी नीच घटिया और कमीना दिखाया जाए, लेकिन हम शादीशुदा मर्दों पे नाजिश साहिबा का एक एहसान जरूर है। अच्छा भाई, वो क्या? वो ये कि जब तक आपका ड्रामा चलता रहता है, हमारी बीवियों का ध्यान हमसे हटा रहता है। ना सिर्फ हटा रहता है, बल्कि वो खामोश रहती हैं। लेकिन जैसे ही कमर्शियल ब्रेक आती है तो थोड़ी बहुत बेइज्जती हो ही जाती है। बहुत ही नॉटी हैं आप। जाने कैसे लिख लेती हैं आप इतने सारे सीरियल्स, सोप्स, हालांकि सिर्फ 2 हाथ पैर हैं आपके। अरे भाई, मैं तो एक ही ड्रामा लिख कर देती हूँ साल भर में, बाकी बच्चे लिख कर देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स को। बच्चे? अच्छा, जूनियर राइटर्स के हवाले से बात करिए। हाँ, ये सुना है हमने कि आपने कुछ जूनियर राइटर्स जो हैं वो तनख्वाह पे रखे हुए हैं। ये एक अलग बात है कि उनको तनख्वाह मिलती है या नहीं, लेकिन हर स्क्रिप्ट पे मोर आपके नाम की ही लगती है। ये बताइए, आप कभी वर्कशॉप गए हैं? मेरा मतलब है गाड़ियों की वर्कशॉप। जी, अक्सर जाना होता है मेरा। देखिए भाई, वहाँ पर वर्कशॉप में कितने छोटे होते हैं। कोई गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है, कोई बोनट खोल के उसमें झुका हुआ है, मगर गाड़ी हमेशा ठीक
मिस्त्री ही करता है। लेकिन मोहतरमा राइटिंग तो बड़ा एक तख्लीकी सा अमल है, किसी पुरसुकून से कोने में बैठ के अपने किरदारों को तराशना, डायलॉग्स का लिखना, तो फिर इसमें ये छोटे और मिस्त्री कहाँ से आए? वजह फरमाया आपने, लेकिन असल में ये जो छोटे होते हैं ये हर जगह आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको राइटिंग का शौक बचपन से था? क्योंकि आमतौर पर होता ऐसा ही है। खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, मैं क्या कह सकती अरे हूँ? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था। मैं भी पूछ ही रही। अरे वाह व्यूअर्स, ये होता है सच्चा राइटर। देखिए बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। अरे सिर्फ बात करके ही आपको मजा आ रहा है? वाह भाई वाह। क्या मतलब? मैं खाना भी तो बहुत अच्छा पकाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो अरे ये बताइए कब से लिखना शुरू किया? असल में हमारी जो अम्मा थी उन्हें लिखने का बहुत शौक था। आहा, वो खतूत का दौर था, आपको तो याद ही होगा। अरे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी पता है। अरे आप क्यों डर गए? मैंने कबूतर के जरिए खत रसानी के दौर की बात तो नहीं कर दी कहीं? आप बता रही थी कि आपकी अम्मा को खत लिखने का शौक था। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं। अरे वबाइल बड़ा अच्छा कहा आपने, उसमें वबाल भी है और वबा भी। अरे नहीं, वाह वाह वाह। अम्मा जो है 3-4 खतूत बिला नागा लिखा करती थी। उस दौर में डाखाने वाखाने तो बन गए थे। लगता है आप कबूतर के दौर की बात दिल पे ले गए हैं। अरे मैं भी यहाँ काम पर ही आया हूँ। चलो छोड़े। अच्छा, आप बता रही थी कि आपकी अम्मा मरहुमा किसने कह दिया आपसे? अच्छा अच्छा, हयात है वो। मैं माजरत चाहूंगा, अल्लाह पाक उनकी उम्र को दराज करे। तो अम्मा को एक ही दिन में 3-4 खत लिखने की आदत थी? जी, हमारे एक मुलाजिम की सिर्फ यही एक ड्यूटी हुआ करती थी कि वो बाजार जाके लिफाफे और ख़त लिखने के लिए कलम और कागज़ वगैरह ले आता था, और पूरे दिन जब अम्मा खतूत लिख लिया करती थी तो शाम में जाके वो सारे लिफाफे थूक से चिपका के तो उसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया करता था। अरे वो इतने खत किससे लिखती थी? एक लिखती थी मेरी फुप्पो को, जो कजन भी थी उनकी, और शादी से पहले उनकी दोस्त भी थी। क्या मतलब, शादी के बाद दोस्ती नहीं रही उनसे? मैं कुछ समझा नहीं। जाहिर है शादी के बाद फिर वो नंद भावत का रिश्ता जब हुआ तो दोस्ती वोस्ती तो सब हवा हो गई। दूसरा खत लिखती थी वो मेरी नानी को, अल्लाह बख्शे। नानी वो हयात नहीं है? जी, वो पिछले ही दिनों अल्लाह को प्यारी हो गई नानी। अच्छा, ये तो हो गए 2 खत। अब तीसरा खत वो अपनी जेठानी को लिखा करती थी। अरे दिन भर वो खत ही लिखती रहती थी, तो घर के कोई काम काज वगैरह नहीं करती थी? वो ही करती थी सारा काम। अरे वाह, जबरदस्त। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो वो खत पढ़े ही नहीं जिन पे आप जबरदस्त कह रहे हैं। बस उसी तरह कह दिया जैसे आपके ड्रामे देखे बगैर कह दिया। नहीं नहीं, आर्टिस्ट को पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। देखिए मोहतरमा, मैं तो ये जाती तौर पर समझता हूँ, ना सिर्फ आर्टिस्ट को बल्कि राइटर को भी बड़ा सच्चा होना चाहिए। बातों का सिलसिला तो नाज़िश परवीन साहिबा के साथ चलता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक बहुत लाजमी है हमारी तनख्वाहों के लिए, लेते हैं। ये आप जाती कर रहे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बैठिए पहले। आप हमारी औरतों और मासूम बच्चियों पर जुल्म कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? मैं जुल्म कर रही हूँ? जी वेलकम बैक। जी नाज़िश साहिबा, तो हम कहाँ पहुंचे थे? मैं आपको बता रही थी कि मुझे अच्छी तरह याद, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। जी जी। बहुत ही मजेदार। सुनिए, हमारे अब्बा को मुलाजिम के हाथ के खाने पसंद है। अम्मा जो थी वो इसके लकड़ी के चूल्हे पे कुकिंग किया करती थी। बस उनकी आंखों में धुआं भरता रहता था और उससे कुछ उनकी आंख में असर बीनाई पे पड़ने लगा, तो पढ़ने लिखने में दिक्कत सी होने लगी। तो आप उनका हाथ वगैरह नहीं बुझाती थी उस वक्त? तो गालिबन आप बहुत छोटी होंगी। नहीं, उस वक्त भी मैं इतनी ही थी जितनी अब हूँ। अच्छा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अच्छा, ये इसका मतलब है कि लिखने का जो शौक था वो वालिदा मोहतरमा का था, तो वो अफसाने क्यों नहीं लिखती थी? ये खतूत वगैरह तो ज़ाया हो जाते हैं। लीजिए, बड़े मजे की बात इस पर बताऊं आपको।
हमारी अम्मा जो खतूत लिखती थी उनके जवाबी जो खतूत आया करते थे 3 अदद। अच्छा। हाँ, वो एक तार में पिरो दिए जाते थे अरे वाह। और उस तार को यूं गोल करके कुंडा सा बनाया जाता था, फिर घर की किसी भी दीवार पे किसी भी कोने में कील ठोक के उस पर टांग दिया जाता था। हम क्या बात कर रहे थे? अरे आप ये बिल्कुल ऐसे ही भूली हैं जैसे आप अपने ड्रामे की छठी किस्त में असल कहानी भूलकर कुछ और कहानी लिखना शुरू कर देती हैं। अरे आपको क्या पता, आप तो मेरे ड्रामे देखते ही नहीं है भाई। अरे वाह, पकड़ लिया आपने। वैसे कुछ कुछ देखता भी हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता ये रही थी कि जब अम्मा की बीनाई पे असर पड़ा तो उन्होंने मुझे खत लिखवाने और पढ़वाने शुरू किए। अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू हुआ वहां से मुझे पता चला नंद, भावज और ये देवरानी जेठानी, इनके किरदार क्या होते हैं। यूं आपको जो खानदानी झगड़े हैं उनकी तालीम और तरबियत मिली। इन खतों ने ही आपको ऐसा राइटर बना दिया कि आपके हर ड्रामे में तलाक और लड़ाई झगड़े का जिक्र जरूर होता है। लुबे लुबाब ये हुआ कि इस सारी चीज की जिम्मेदार यानी कि कसूरवार आपकी वालिदा माजिदा है। कसूरवार क्यों? अरे भाई, ये तो हमारी अम्मा का एहसान है, पूरी कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए। जी जी जी। आपकी जीजी को ना मैं आपकी तारीफ समझ लेती हूँ। आपकी नीयत चाहे जितनी भी खराब हो, आपकी खुशगुमानी भी एक बदगुमानी में लिपटी हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा जुमला हो गया। यहाँ तालियां डाल देना जरा। ये कभी हुआ है कि आपके किसी ड्रामे में इसी तरह बाय मिस्टेक आपसे भी कोई अच्छा जुमला लिखा गया हो? नो कमेंट्स। चलिए कमेंट्स मत दीजिए, लेकिन लाइक कर दीजिए। याद आया मुझे, कल आपके ड्रामे का प्रोमो चल रहा है। हाँ, तो प्रोमो नए ही ड्रामे का चलता है। आपको पता है कि बार बार प्रोमो चलने का क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। लोगों को ये पता चल जाएगा, ये जो हमारी फेवरेट राइटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेरी है पसंद करने वाले मेरी राइटिंग को, उनको पता चल जाएगा कि कौन से चैनल पे कब बैठना है आके ये इनका ड्रामा देखने के लिए। मेरे जैसे कदरदानों को भी एक फायदा होगा। वो क्या? वो ये कि हम आपके ड्रामे का नाम अच्छी तरह याद कर लेंगे और बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे कि टेलीविजन के सामने बैठ के आपके ड्रामे पर अपना टाइम जाया करें। ये आप ज्यादती कर रहे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बैठिए पहले। आप हमारी औरतों और मासूम बच्चियों पर जुल्म कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? मैं जुल्म कर रही हूँ? मेरी बात सुनिए, मैं जुल्म कर रही हूँ? हैं? मैं तो उन घर में और बच्चों में उलझी हुई घिरी हुई औरतों को मैं तो एक तफरीह फराहम कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो उनको राह दिखा रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि अगर ये नहीं तो वो। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। सारा दिन वो बेचारियां बक बक झकझक करती रहती हैं, कभी अपने शौहर के साथ और कभी अपने बच्चों। और आजकल तो एक सब्जेक्ट बड़ा कॉमन है, ये काम वालियों के मसाइल। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आज फिर छुट्टी कर गई, बार बार फोन करना पड़ता है। ये अलग एक ज़हनी अजियत है। और फिर जब थका हारा शौहर बेचारा घर आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग है। कहाँ थे सारा दिन, फोन क्यों नहीं किया, इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? और फिर सोने पे सुहागा 8 बजे आपका ड्रामा शुरू हो जाता। और फिर पता है वो क्या करती हैं? बताइए। अरे उनका गुस्सा और झुंझुलाहट हम जैसे मासूम शौहरों पे उतरता है। कसूर हमारा हो ना हो, लेकिन कसूरवार हमेशा हम ही ठहराए जाते हैं। और फिर ऊपर से मसाले दी जाती है कि आप बिल्कुल उस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे नाजिश के ड्रामे का बेवफा शौहर। अरे वो कमबख्त क्या करता फिर रहा है, हमारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं। आपके ड्रामे का जो नापसंदीदा मर्द है ना, उसकी हरकतों का खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। ये तस्वीर का एक रुख है भाई, दूसरी तरफ मैं उनको एजुकेट भी करती हूँ कि बहन देखो ऐसा भी हो सकता है। अरे छोड़िए, 3 शादियां नाकाम हुई हैं आपकी, आप कैसे किसी को नसीहत कर सकते हैं? वो तीनों बेवकूफ तो नहीं थे। देखिए जाती जिंदगी को इस इंटरव्यू में मत लाइए। अरे वाह, हमारी जाती जिंदगियों का बेड़ा गर्क करके कह रही हैं कि मेरी जाती जिंदगी को बीच में मत लाइए। ये भी खूब है भाई। देखिए, मेरी हर तलाक की अलग अलग वजह है। अरे बुरा मत मानिए, कोई और वजह नहीं, उसकी वजह भी नाजिश परवीन अख्तर ही है। देखिए, तलाक की सबसे बड़ी वजह होती है शादी। कोई शादी के बगैर तो तलाक नहीं दे सकता ना। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये गलती है मेरी, शादी। तो आपने ये गलती क्यों दोहराई? बल्कि अगर उर्दू दान मेरी इस बात से नाराज ना हो तो दोहराई नहीं, क्यों तहराई? देखिए, मैं बहुत असल में इनोसेंट हूँ, मर्दों पे ना बहुत जल्दी एतबार कर लेती हूँ।
अरे मेरा तो उन तीनों मर्दों की अक्लों पे मातम करने को दिल कर रहा है जिन्होंने आपको ये चीज दोहराने नहीं बल्कि तहराने दी। आप निकाह खान की बात कर रहे हैं? नहीं, आप खूब समझ रही हैं कि मैं क्या कहना था। खैर छोड़िए, हकीकी जिंदगी में जो हम मर्दों के साथ होता है वो क्यों नहीं दिखाती आप? वाह, ताकि औरतें मेरा ड्रामा देखना बंद कर दें और चैनल्स मेरा स्क्रिप्ट लेना बंद कर दें। कुछ नहीं हो रहा मर्दों के साथ। खत लिखने की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी आपकी। नहीं, असल में हुआ ये कि जब छोटी बहन ने पढ़ना लिखना सीख लिया तो ये जिम्मेदारी मैंने उसको दे दी। ओह, तो फिर ये बात गलत तो नहीं है कि आपको आदत थी दूसरों से लिखवाने की? So what? फाइनल तो मैंने ही देखना था ना, और वैसे भी उन खुतूत में इस कदर इमला की गलतियां हुआ करती थी, मैं करती थी उसको करेक्ट। देखिए दोनों बहनों की आदतें बड़ी मिलती थी। खैर चलिए थोड़ी सी हम रोमांस के हवाले से बात करते हैं। और जैसा दिखता है माशाल्लाह आपकी तबीयत खासी रोमांटिक है, तभी 3 शादियां। हाँ हेलो। वैसे देखिए ये बड़ी निजी बात है और यूं अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर पब्लिक हो रही है तो मैं फिर मुझे बताना तो बनता है। सारी जो मोहल्ले की लड़कियां थी वो बहुत इम्प्रेस थी मुझसे, वो अपना मेंटोर मानती थी मुझे, और क्योंकि मैं बहुत रोमांटिक लिखा करती थी, लिखाई मेरी बड़ी रोमांटिक थी, तो वो मेरी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाती थी। ऐसा होता था कि जहाँ भी किसी का कोई टांका फिट हुआ वो फौरन आ गई मुझसे खत लिखवाने के लिए। नाज़िर साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी बहुत लाजमी है, अगर आपकी इजाजत हो। आप ना भी देंगी तो हमें लेनी तो पड़ेगी, इसलिए दे दीजिएगा इजाजत। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। 10-10, 12-12 आपके अफेयर्स तो चल ही रहे थे ना? 2-4 तो बहुत सीरियस हो गए थे उसमें, 1-2 लड़के तो मगर घर से भाग जाने को कह रहे थे भाई। अरे तौबा तौबा, अच्छा हुआ नहीं आई आप उनकी बातों में। आ भी नहीं सकती, सीधे सीधा रिश्ता भेजो, समझे? इस किस्म की बात मत करो मुझसे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए थोड़ा सा सब्र किया। जी नाज़िर साहब। झमघटा लगा रहता था घर में और अम्मा बड़ी हौलती थी और कहती थी कि ये निगोड़ियां तेरे घुटनों से लगी बैठी हुई क्या लिखवाती हैं ऐसा। और यहाँ अम्मी की नजर की कमजोरी का पहली दफा फायदा उठाया मैंने। तो गोया आप एक कमर्शियल लव लेटर राइटर बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना महल्ले वाले लड़कों को पता चलने लगा कि ये जो हर लड़के को लिखे जाने वाला खत है ना, वो एक ही लड़की लिख रही है, और वो कौन है? नाजिश परवीन अख्तर। अच्छा, उन लड़कियों को कोई फायदा भी होता था जिनके अफेयर्स चलते थे, शादी वादी वगैरह हो जाती थी उन लड़कियों की जो आपसे लव लेटर्स लिखवाती थी? नहीं, शादियां तो उन बिचारियों की उन लड़कों से हुई जिनकी शक्लें पहली हुजला उरूसी में देखी कि हमारे हिस्से में ये नमूना आया है। अजीब निज़ाम चल रहा था वैसे। अब भी यही हो रहा है, बस खुतूत की जगह अब वो व्हाट्सएप आ गया है या वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। हाँ, इससे हुआ ये है कि रोमांस की चाशनी जरा खत्म हो गई। हाँ, याद आया जब शन्नो की शादी पे। शन्नो, ये तो एक नया किरदार आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी एक नया कैरेक्टर हो जाता है आपके ड्रामे में, जो कहीं भी दिखाई नहीं देता और अचानक से नमूदार होता है। भाई शन्नो भी तो उन लड़कियों में से थी। शादी के बाद शन्नो के मियाँ ने पकड़ लिया क्योंकि उसके दोस्त के पास उसकी महबूबा के खत थे जो मैं लिखती थी। ओह, भाई क्लोज फ्रेंड्स थे ना, एक दूसरे को खत दिखा दिए होंगे। यानी कि पते एक्सचेंज कर लिए। अब देखो, तहरीर तो दोनों खतों की मेरी ही थी। शन्नो के मियाँ को शक हुआ, उसने उससे उगलवा लिया। उस कमबख्त ने बता दिया कि सारे महल्ले की लड़कियों के खत नाज़ो ही लिखती हैं। अब बात फैलने में देर तो नहीं लगती ना। हाँ, इसका मतलब है कि शन्नो पेट की हल्की निकली। चलिए, इसी बहाने आपकी तो जान छूट गई। अरे नहीं, कुछ दिनों तक तो वक्फा रहा, फिर सारे लड़कों ने डायरेक्ट मुझे ही खत लिखने शुरू कर दिए। और आपने आदत से मजबूर होकर उनको जवाब देने शुरू कर दिए। ये बताइए, वो खत आप तक और आपके जवाब उन तक, ये सब पहुंचते कैसे थे? भाई गली से गुजरते हुए खत में पत्थर रखकर उसे बांधकर छत की तरफ उछाल दिया करते थे। मेरा मतलब है कि आपके जवाबी खत जो हैं वो उन तक कैसे पहुंचते थे? सब्जी वाले, फेरी वाले जिस वक्त गली में आते थे उस वक्त दरवाजा खुलता था, मैं चादर ओढ़ के बाहर आती,
भाई लड़के भी उसी बहाने कुछ खरीदो फरोख्त के बहाने बाहर आ जाते, बस मैं मौका देख के पकड़ा देती थी। और पता है जो लड़के डरपोक हुआ करते थे, मैं क्या करती थी, मैं ना उसको खत को फोल्ड करके जाती थी छत पे और मैं नीचे देखती थी और मैं कहती थी ये कैच करवा देती थी फौरन। ये था। तो ये कितनी अंदाजन लड़कों की तादाद होगी? मेरा मतलब कि कितने खतूत लिखने पड़ते होंगे आप? बस यही कोई 8-10 इतने ही हुआ करते थे। तो ये तादाद मुस्तकिल रहती थी या घटती बढ़ती रहती थी? नहीं, ऐसा होता था कि कुछ नए आ जाते थे, पुराने चले जाते थे, ये रोटेशन का सिलसिला चलता रहता था। और फिर ये तो होता था कि तादाद उतनी ही रहती थी, 8 या 10 बस। तो ये जो लड़के चले जाते थे इस ग्रुप में से, कुछ खास वजह तो होगी, अगर आपको कुछ याद है बताएंगी हमें? असल में कुछ खास नहीं, ऐसा होता था कि कुछ लड़कों की शादी हो जाती थी, बीवी के डर से खत वत लिखना छोड़ दिया उन्होंने, और कुछ लड़के दूसरे शहरों में पढ़ने चले जाते थे। उसके अलावा कुछ लड़कों को उनमें से जैसे अब्बा ने दुकान पे बिठा दिया और उस दुकान पे फिर उनका कहीं और अफेयर चल गया, ये होता था। तो ये जो ग्रुप में लड़के नए आते थे, कैसे शुरू होता था उनका अफेयर? तौबा कीजिए, उनको ग्रुप मत कहिए, वो तो मोहल्ले के लड़के वाले हुआ करते थे और मैं भी उस वक्त कम सिन थी, नादान सी। मगर आप तो माशाल्लाह बड़ी समझदारी से सारा सिस्टम मैनेज कर रही होती थी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती। तो ये जो ब्रेकअप होता था, इसकी वजह क्या होती? बाहर बुलाते थे कि फिल्म के लिए चलो, खाने के लिए चलो। अरे आपको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, माशाल्लाह दहलीज के अंदर सारा सिस्टम चल रहा था। हाय अल्लाह, इंसान है, इंसान का दिल नहीं चाहता बाहर जाने का, घूमने फिरने का, किसी से मिलने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए। बस फिर मैंने सोच लिया, मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं जॉब करूंगी। ये एक तरीका था बाहर निकलने का। भाई एक और बात थी कि मेरे रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, अगर आते भी थे तो कोई रंगवा होता था या फिर बच्चे वाले लोग होते थे। अम्मा को बहुत गुस्सा आता था। आसपास के लोगों ने समझाया, खवातीन ने, कि देखो कुछ होश करो, बैठा के घर में लड़की को बूढ़ा करवा दोगी क्या? अब लोग कमाने वाली लड़की को ढूंढते हैं, सिर्फ चूल्हा चौकी रोटी हंडिया करने वाली लड़की को कोई नहीं पूछता। मैं मोहतरमा कुछ समझ नहीं पाया, रिश्ता नहीं भेजा किसी, मेरा मतलब है 10-10, 12-12 आपके अफेयर्स तो चल ही रहे थे ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है, 2-4 तो बहुत सीरियस हो गए थे उसमें, 1-2 लड़के तो। हाँ। मगर बस मसला कुछ और हो गया था। क्या? वही तो जानना चाह रहा। घर से भाग जाने को कह रहे थे भाई। अरे तौबा तौबा, अच्छा हुआ नहीं आई आप उनकी बातों में। आ भी नहीं सकती, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। अरे बहुत अच्छे, तालियां डाल लेना भाई इस पे। हाँ, और मैंने कह दिया कि देखो सीधे सीधा रिश्ता भेजो, समझे? इस किस्म की बात मत करो मुझसे। तो फिर माशाल्लाह भेजा किसी ने? नहीं, वो बस लिख कर आ गई एक इबारत। उन्होंने कहा कि देखो मैं कमाता वमाता कुछ नहीं हूँ और मेराज मोहब्बत तो इसी में है कि हम दोनों हाथ पकड़ के भाग जाएं। मैंने कहा ए दफा हो जाए इधर से, कम बखत मारे, मैं तो नहीं भागती। बस मैंने उसको जवाब देना ही बंद कर दिया था। अरे बहुत अच्छा किया आपने। और वैसे भी 2-3 नए लड़कों के खत आने शुरू हो गए थे, अब इज्जत पे समझौता तो नहीं किया जा सकता ना। हाँ, खतो खिताबत हो सकती है। अच्छा ये बताइए जॉब का क्या बना? तो आप तो मैट्रिक भी नहीं कर सकी थी, तो फिर जॉब कौन देता आपको? हमारे अब्बा के एक दोस्त आया करते थे घर पर, पहले टीवी के डायरेक्टर थे, फिर वो काम छोड़ के उन्होंने निहारी की दुकान कर ली थी। डायरेक्टर थे और निहारी बेच रहे थे? ये लंबी सी गाड़ी में आते थे, खूब पैसा कमा रहे थे। उनके कहने पर मुझे एक टीवी के प्रोडक्शन हाउस में जॉब मिल गई। हाँ, तो इसका मतलब है कि यूं शुरू हुआ आपका शोबिज़ का करियर। जॉब क्या थी आपकी वैसे बाय द वे? अब्बा के उन दोस्त ने अपने एक दोस्त से कह के उस प्रोडक्शन हाउस में मुझे कंटेंट हेड लगवा दिया। क्या वहाँ कोई ड्रामा बनता था या सिर्फ नाम का ही प्रोडक्शन हाउस था वो? बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था वो, साल के 26 सीरियल उनके यहाँ बनते थे। वो जो स्क्रिप्ट्स उनके यहाँ आते थे उन पूरे स्क्रिप्ट्स को पढ़ना, दोबारा पढ़ना, फिर उन राइटर्स को बुलाकर उनसे एक मीटिंग करनी, ये समझाना कि भाई कहाँ क्या कैसे लिखो, ये काम था मेरा। एक छोटी सी आखिरी
प्रॉमिस। जी देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मैं टीवी बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छे जो पुराने राइटर्स थे, पूरी जिंदगी में वो इतने ड्रामे नहीं लिख सके जितने मैंने लिख के ढेर लगा दिए। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन पुराने ड्रामों की बात ही कुछ अपनी थी। आज भी वो लोगों को याद है, यादगार ड्रामे थे। गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाजिश परवीन अख्तर साहिबा, राइटर, हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रामे की बेताज बादशाह। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि सब देखने वालों का ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से तो डेफिनेटली नहीं होगा। कंटेंट हेड क्या होता है? कंटेंट हेड एक बड़ा अहम और एक बड़ा ख़ास ओहदा है हर चैनल और हर प्रोडक्शन कंपनी के लिए। कंटेंट हेड का काम होता है कि वो राइटर्स के साथ बैठे सेशन लगाए कि कहानी को किस तरह डेवलप करना है, छांटी करे कि अच्छा स्क्रिप्ट कौन सा है, बुरा स्क्रिप्ट कौन सा है। ठीक है, आप तो बड़ी खुशनसीब हैं माशाल्लाह कि आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ही ऐसी जॉब मिल गई जिस पे 25 से 30 साल एक्सपीरियंस के लोग बिठाए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, उस वक्त कितने ड्रामे आपके ऑन एयर हो चुके थे? एक भी नहीं। सच पूछिए, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि ड्रामा लिखते कैसे हैं, और कोई स्क्रिप्ट भी तो नहीं पढ़ी हुई थी उस वक्त तक मैंने। नहीं तो ड्रामे डेफिनेटली देखे तो होंगे आपने। उस दौर में तो गालिबन टीवी आ चुका था। आके पुराना भी हो गया था रखे रखे, मगर असल में हमारे यहाँ तो टीवी था ही नहीं। तो हमारा माहौल कुछ ऐसा था, टीवी की इजाजत नहीं थी, तो मौका ही नहीं मिला कभी देखने का ड्रामा। ड्रामे तो रेडियो पे भी नशर होते थे और बड़े अच्छे ड्रामे रेडियो पे नशर होते। कुछ सुने तो होंगे आपने? असल में हमारे घर में, मैं आपको बताऊं कि गाने बजाने की सख्त ममानियत थी, तो रेडियो भी कोई सुनने नहीं देता था, मौका ही नहीं मिला। हाँ, हमारे अब्बा के एक दोस्त आए थे हज करके, वो उनके लिए लेकर आए थे छोटा सा रेडियो, वो सैलों वाला होता था ना, ट्रांजिस्टर। हाँ, वो उनकी अलमारी के ऊपर वाले बालाई खाने में रखा रहता था। जब रात को खाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे अब्बा वो निकालते थे ट्रांजिस्टर और उस पे सुनते थे बीबीसी से खबरें सुनी उन्होंने, खबरें खत्म हुई, उन्होंने बंद किया और बालाई खाने में फिर रख दिया, और वो लॉक। तो फिल्म वगैरह देखने का तो चांस बना ही होगा डेफिनेटली। नहीं, मैं असल में मैं बहुत पाकीज़ा खानदान की परवरदा लड़की थी। अच्छा जी। तो फिर जॉब स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ, जब मैंने जॉब शुरू की ना, तो इस तरह से मुझे महल्ले के जो लड़के थे उनसे मिलने का मौका मिला। कभी मज़ार कायद पे, कभी अपना ये गांधी गार्डन, शहीद मिल्लत रोड। एक मिनट, अब जिन जगहों का नाम ले रही हैं आप, वहाँ मुताला पाकिस्तान की रोशनी में उन लड़कों से मिल रही थी? सुनी तो बाहर की दुनिया देखी ना, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और एक राइटर के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है, यानी डेट शेड और लड़कों से मिलना जुलना। हाँ, इसी तरह आपको मुख्तलिफ लोगों की, इंसानों की नफ्सियात जानने का मौका मिलता है। और यकीन कीजिए कि मेरी माशका वाशका चलाने की कभी से कभी कोई नियत रही नहीं। असल में मैं उनकी नफ्सियात जानना चाहती थी, इसीलिए 8-10 लड़कों से मैंने अफेयर चलाया। शाबाश। तो पहला ड्रामा कब लिखा? असल में जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं काम करती थी ना, कुछ दिनों बाद उसका दिवालिया निकल गया। जाहिर है, इतनी मेहनत कर रही थी आप, यही होना था। ऐसी बात नहीं है, दीगर मामलात भी थे, लेकिन उस प्रोडक्शन हाउस में कंटेंट हेड होने की वजह से एक चैनल में मुझे ऐसी ही जॉब मिल गई। अच्छा, ये तो फिर तरक्की हो गई ना, क्योंकि किसी चैनल का कंटेंट होना बड़ी बात है एज कम्पेयर टू किसी प्रोडक्शन हाउस का कंटेंट हेड होना। तो वो चैनल बच गया या डूब गया? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े चैनल्स में से एक है। हैरत है। तो कितना अर्सा जॉब किया आपने वहाँ? लो, जॉब तो बहुत अच्छी चल रही थी कि उन्होंने मुझसे एक ड्रामा लिखवा लिया। शुक्र है हम इतनी देर बाद आपके पहले ड्रामे तक तो आए। मगर साहब, जब वो ड्रामा चला है तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि भाई आप ना अब पूरी मार्केट के लिए काम करें। दरअसल हम आपका करियर महदूद नहीं करना चाहते। तो सादा लफ्ज़ों में ये कहना कि उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया और बच गया वो चैनल। खैर, मुझे क्या, मेरा पहला ड्रामा चल चुका था,
उसके बाद काम मिलने लगा। अब आपके सामने हूँ। मोहतरमा माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कैरियर है आपका। जी देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मैं टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छे जो पुराने राइटर्स थे, पूरी जिंदगी में वो इतने ड्रामे नहीं लिख सके जितने मैंने लिख के ढेर लगा दिए। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन पुराने ड्रामों की बात ही कुछ अपनी थी। आज भी वो लोगों को याद है, यादगार ड्रामे थे। बिल्कुल यादगार थे, मुझे इससे कोई नहीं, लेकिन फार्मूला मुझे उसी वक्त का फार्मूला अभी मैंने लिया हुआ है। जैसे देखिए, वो लोग भी अपने नावलों को और अफसानों की ड्रामाई तश्कील किया करते थे। अगर खुद आप पूछिए कि उनके नोके कलम से कुछ लिखा तो नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ड्रामे को बहुत महदूद नहीं कर दिया अब खवातीन राइटर्स ने? 100 किस्तों के तो होते थे, महदूद कैसे हो गया भाई? नहीं मैं मौजूद के हवाले से बात कर रहा हूँ ना। देखिए ना, दूसरी बीवी, बहनों की रकाबत, नंद भावत के झगड़े, सास बहू के फड्डे, व्हाट नॉट, आई मीन सारा कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। देयर इज नथिंग एल्स। नहीं, अब खालू, सुसर, बहनोई भी हमने शामिल कर लिए मौजूआत में। हाँ, अरे नहीं, इस तरह तो ड्रामा फौत हो जाएगा। हाँ तो ड्रामा तो उस तरह भी फौत हो रहा है ना, और इसमें सिर्फ राइटर्स का कसूर नहीं है। देखिए ये एक अलग मौजू है, इस पे हम बाद में प्रोग्राम करेंगे। कब तक हम सास बहू पे ड्रामे बनाएंगे बाय द वे? देखिए, आपने सास और बहू के किरदार को महदूद कर दिया। वो कैसे? सास और बहू ये दो अलामती किरदार हैं, मलामती मत समझिएगा। बहुत अच्छी बात है, अलामती। तालियां डाल लेना इस पे। और सास सिर्फ घर में ही नहीं होती, आप किसी दफ्तर में जाइए, वहां के बॉस के अंदर से भी सास निकल आ सकती है और वो आपको बहू समझने लगती है। बात बात पे टोकेगा बॉस, किसी काम की तारीफ नहीं करेगा और दूसरे लोगों से आपकी बुराई करेगा। बताइए, यही करती है ना सासें भी? अरे वाह, बात तो सही है आपकी। जब तक पाकिस्तान अमेरिका के असर में था, दोनों में सास बहू जैसा रिश्ता था कि नहीं? बताइए। सास भी बहू से यही कहती है, डू मोर। बहू को चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए, उसकी परवाह नहीं करेगी सास। अपनी छोटी सी भी तकलीफ को लेकर इतना बड़ा बताती है। यही करता था ना अमेरिका भी। इसी तरह आप सास बहू के रिश्ते को महज घरेलू सतह तक महदूद नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात की है आप। हमने ड्रामे में से फलसफा निकालकर उसे रोजमर्रा की चीज बना दिया है। ये हम जैसी राइटर्स का कारनामा है। आपने उसमें से कहानी और मुकालमा भी निकाल दिया है, यही आप ही का कारनामा है। आप मर्द हैं इसलिए जलते हैं खवातीन राइटर से, क्योंकि हमने मर्दों की इजारादारी तोड़ी है, साथ साथ प्रोड्यूसर की जिंदगी भी आसान कर दी है। अच्छा वो कैसे? देखिए, खवातीन राइटर्स जो हैं वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाती है, इसलिए कि देखिए हमें तो हमारे घर नहीं चलाने, वो घर चलाते हैं हमारे मियाँ वालिद या भाई। इसलिए हम राइटर्स जो हैं वो बार बार पैसों का तकाजा भी नहीं करती। हमें तो बचपन से ही कमेटियां डालने की आदत होती है। जहन में ये होता है ना कि भाई कभी ना कभी कमेटी तो खुल ही जाएगी। और अगर कमेटी ना निकले तो? हाँ, तो मोहल्ले में भी ऐसे ही होता था। कई औरतें कमेटी लेके भाग जाती थी। भाई हम रो पीट के अगली कमेटी में नाम लिखवा दिया करते थे। असल में मर्दों को बहुत तकलीफ होती है कि हम औरतें जो राइटर्स हैं वो बार बार रिपीट करती हैं कहानियां, मगर उनको सोचना चाहिए। देखिए, अब जब मैं कोई कहानी रीराइट कर रही हूँ, मतलब नई लिख रही होती हूँ, तो उसमें मैं अक्सर किरदारों की रद्दोबदल करती हूँ, जुमलों के उतार चढ़ाव अलग अलग करती हूँ, उसका थीम सॉन्ग भी अलग होता है, उसकी जो शायरी होती है वो भी मैं अलग से लिखती हूँ। तो अब ये पुराना वाला ड्रामा तो नहीं हुआ ना। क्या बात है आप, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िश परवीन अख्तर साहिबा। हमारी दुआ है आप इसी तरह खुश रहें और इसी तरह लिखती रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। मैं अपने नाजरीन से भी माजरत चाहती हूँ। मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बाज़ औक़ात मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी। आप में प्रोग्राम के दौरान देख रही थी, कुछ बातों पर आप बिल्कुल तप गए थे, बिल्कुल लाल हो गए थे, लेकिन आपके हौसले की और बर्दाश्त की दाद दूंगी। शादीशुदा मर्द के अंदर इतनी ही बर्दाश्त देखी है मैंने, माशाल्लाह। शुक्रिया। अरे वाह, इसी खूबसूरत बात के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। महफिल अपनी रोज सजेगी, डुगडुगी
नित नई बजेगी। रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे। चस्के बस के सारे मस्के, कॉमेडी भी होगी कस के, रंग ऐसा जमेगा यहाँ। गोलगप्पे